हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन में क्वालिटी देने वाले इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म फोमा एजुकेशन हब पर, जहां हम सिर्फ पढ़ाते नहीं सिखाते भी हैं। हेलो एवरीवन, तो आज का अपना जो टॉपिक है वह है गाउस का नियम। तो जैसा कि हम क्लास 12th भौतिक विज्ञान स्थिर वैद्युतिकी का जो एक पार्ट है, एक चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो अपना टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक 4 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आता है। ठीक है, तो हम इसको बेसिक से पूरा समझेंगे। इसके जो एप्लीकेशन है, इसके अनुप्रयोग है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। स्थिर वैद्युत के लिए गाउस का नियम क्या है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ से जो छोटे क्वेश्चन बनते हैं वो किस टाइप के बनते हैं, ठीक है, उन सबको हम यहाँ पे बेसिक से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले गाउस का नियम है क्या चीज़ बच्चों? प्रीवियस जो अपने लेक्चर थे उनमें हमने पढ़ा था विद्युत फ्लक्स। तो गाउस का नियम भी कुछ विद्युत फ्लक्स से ही रिलेटेड है। गाउस ने इसे सपोज किया कि मान लो एक आवेश है या बहुत सारे आवेश है और उनको हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं किसी पृष्ठ के अंदर। तो उस पृष्ठ से जो संबद्ध फ्लक्स है निर्गत भी हो सकता है, प्रवेशित भी हो सकता है। भाई अगर धनावेश है तो फ्लक्स निर्गत होगा, और अगर आवेश ऋणात्मक है तो फ्लक्स प्रवेशित होगा। इसका मतलब कुल फ्लक्स किसके बराबर होगा? अगर सर कुल आवेश धनात्मक है तो हम क्या बोलेंगे कि परिणामी फ्लक्स निर्गत होगा। अगर कुल आवेश ऋणात्मक है, जब हमने आवेशों को जोड़ा और हमने देखा कि ऋणात्मक आवेश की मात्रा ज्यादा है, तो परिणामी फ्लक्स क्या होगा? प्रवेशित होगा। इसलिए हम यहां वर्ड यूज करते हैं संबद्ध। क्या यूज करेंगे? संबद्ध। तो किसी भी काल्पनिक, कोई भी हमारा एक पृष्ठ है, काल्पनिक से इमेजिन कर लो, उसमें कुछ आवेश वगैरह रखा हुआ है, तो उस काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध जो भी फ्लक्स आएगा ना, वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, वही गाउस का नियम है। तो गाउस के नियमानुसार हम क्या लिख लेते हैं? स्थिर वैद्युतिकी में गाउस के नियमानुसार स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी का मतलब आवेश कैसे होने चाहिए? स्थिर वैद्युत, स्थिर अवस्था में होने चाहिए। बच्चों ध्यान रखना, सर गाउस का नियम स्थिर वैद्युतिकी में तो दिया होगा नहीं। गाउस ने 2 जगह नियम दिए हैं, एक तो स्थिर वैद्युत के लिए और एक चुंबकत्व के लिए भी गाउस का नियम दिया था। इसलिए पेपर में आता है स्थिर वैद्युत के लिए गाउस का नियम लिखिए, जबकि चुंबकत्व के लिए भी गाउस का नियम है, वहां एक अलग नियम है। तो स्थिर वैद्युतिकी के लिए या स्थिर वैद्युतिकी में गाउस के नियमानुसार निर्वात में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स का मान, कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, और कुल आवेश को हम लिखेंगे समेसन कैपिटल क्यू लिख दो या स्मॉल क्यू लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो समेसन क्यू यहाँ किसको बता रहा है? उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश की मात्रा को बता रहा है ना, का मान उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता। ये सीधा भी आप ले सकते हो, कुल आवेश से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε गुना होता है, का 1/ε गुना होता है। अब यहां 1/ε क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है बच्चों। तो इसी परिभाषा को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, से परिबद्ध कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। एक ही चीज है। इसका मतलब सर आप एक नॉर्मल सा बोल दो कि मेरे पास में एक काल्पनिक पृष्ठ है, मान लो ऐसे कुछ काल्पनिक पृष्ठ बनाया और इसमें आवेश आपके पास मान लो Q1 एक बिंदु आवेश, एक बिंदु आवेश है Q2, एक बिंदु आवेश है Q3 डॉट डॉट एन वो आवेश है Q1।
तो सबसे पहले तो आपको समेशन क्यू यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या? Q1 Q2 डॉट डॉट Qn तक। और अगर ये प्रश्न निर्वात में रखा हुआ है तो इस प्रश्न से संबद्ध जो कुल विद्युत फ्लक्स, बच्चों ध्यान रखना, वो हो जाएगा आपका क्या? टोटल आवेश से कितना इस प्रश्न से संबद्ध है और निर्वात की विद्युतशीलता का भाग दे दो। अगर प्रश्न निर्वात में रखा है तो, माध्यम में है तो अलग फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने क्या कंक्लूजन निकला कि सर हमारे पास में अगर बहुत सारे आवेश है, एक आवेश भी हो सकता है, धनात्मक ऋणात्मक भी हो सकते हैं, अगर वो किसी पृष्ठ में परिबद्ध है तो उस पृष्ठ से संबद्ध जितना भी टोटल फ्लक्स होगा, कुछ धनात्मक होगा कुछ ऋणात्मक होगा, और जब आप उनका परिणामी निकालोगे, नेट विद्युत फ्लक्स निकालोगे, वो या तो धनात्मक होगा या वो ऋणात्मक होगा। उसका मान किस पे डिपेंड करता है? उसका मान केवल दो ही चीजों पे डिपेंड करता है, उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश कितना है और वो पृष्ठ किस माध्यम में रखा है। निर्वात में रखा है तो आप नीचे लिखोगे निर्वात की विद्युतशीलता, माध्यम में रखा है तो हम रखेंगे माध्यम की विद्युतशीलता। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अपने पास में आया है। इसी फॉर्मूले को अपन और क्या ले सकते हैं? सिर्फ फाई को आपने अभी भी थोड़े दिन पहले लिखवाया था, 1 या 2 लेक्चर पहले, कि विद्युत फ्लक्स को हम क्या लिखते हैं? अगर कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ है और पृष्ठ सतत होता ही है तो पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान हम समाकलन के रूप में भी लिखते थे। फाई ई बराबर समाकलन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और बराबर क्या हो गया? वही अपना समेशन क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। या हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलो, यहाँ पे क्या क्या चीज है बच्चों ध्यान रखना। यहाँ पे समेशन क्यू का मतलब तो क्या है? काल्पनिक पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश। बच्चों ध्यान रखना, कुल का मतलब जानते हो ना, बीजगणित योगफल करना है आपको टोटल। और एप्सिलॉन नॉट यहां पे क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता, जिसको हमने अच्छी तरह से पढ़ा था शुरू के जो लेक्चर्स थे, है ना, निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका मात्रक, विमा, परिभाषा सब ने हमने डिस्कस करी थी यहाँ पे। यहाँ तक ठीक है। इसी फॉर्मूले को थोड़ा एक तरीके से और लिखा जा सकता है। कैसे लिख सकते हैं बच्चों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तो एक तो ये है, ये हमें याद रखना है। एक इसकी जो फॉर्म है ना वो एक और बनाता हूँ मैं। इसकी फॉर्म कैसे बन गई? सर ये आपने लिखा समाकलन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर, सर आपने समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन लिखा है, एक बार देखना, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो यहाँ मैंने 4 पाई से मल्टीप्लाई किया और 4 पाई से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है ना। 4 पाई से ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया, 4 पाई से नीचे डिवाइड कर लिया। तो ये अपने पास में क्या आ गया? ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब आपको पता लग गया होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या होता है बच्चों? के नियतांक। तो ये फॉर्म हमारे पास ऐसे भी हो सकती है, 4 पाई के समेशन क्यू। हम इस फॉर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी आपकी विद्युत फ्लक्स को ही बता रही है। ये भी जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है मैंने 4 पाई के इंटू समेशन के, ये भी विद्युत फ्लक्स को ही बता रहा है। लेकिन दो चीज़ें आपको नॉर्मल से ध्यान रखनी है कि सर ये हमारे पास में फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब ये जो हमने काल्पनिक पृष्ठ मानना है, इसको हम गाउसियन पृष्ठ मान के चलते हैं। गाउसियन है ना, इस पृष्ठ को काल्पनिक मान के चला था कि भाई ऐसे काल्पनिक है, तो इसीलिए इसके नाम पे दे दिया हमने गाउसियन पृष्ठ। तो कुल फ्लक्स का मान समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो गया। फाई को हम ऐसे भी लिखते हैं ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। क्लियर है ना? जो अगर नहीं पता है तो पिछला वाला वीडियो उसको अच्छी तरह से देखो आप। सर ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर लिखा था। यहाँ समेशन क्यू क्या है? उस काल्पनिक पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश है, और एप्सिलॉन नॉट यहाँ क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। चलो, अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, नोट डाल के हम यहाँ बात कर लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु, देखो बच्चों महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। सबसे पहला पॉइंट, यहां जो काल्पनिक पृष्ठ हमने लिया है ना, काल्पनिक पृष्ठ को गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। काल्पनिक पृष्ठ को हम क्या बोलेंगे? गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। पहले चीज ये ध्यान रखनी है, अभी मैंने यहाँ पे काल्पनिक पृष्ठ यूज किया था, गाउसियन पृष्ठ
कहते हैं। यह कैसा हो सकता है? यह गोलाकार, बेलनाकार, ठीक है, यह गोलाकार, बेलनाकार वह घनाकार हो सकता है। ये बंद पृष्ठ के रूप में रहेगा और किसी भी प्रकार का हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज, गाउस का नियम केवल, गाउस का नियम केवल बंद पृष्ठ के लिए ही वैध है। बंद पृष्ठ के लिए ही क्या है? वैध है। वैध का मतलब लागू या मान्य है। बंद पृष्ठ होना चाहिए, इसके अलावा हम यूज नहीं कर सकते इसको, के लिए वैध या लागू होता है। तीसरी चीज, अगर कूलाम का नियम दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम का पालन नहीं करेगा। ये वर्ग का व्युत्क्रम नियम क्या होता है? हमने देखा होगा कूलाम का जो नियम था, दो आवेशों के मध्य जो बल लग रहा था वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था। तो अगर कूलाम का नियम दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम का पालन नहीं करेगा तो ये गाउस का नियम भी मान्य नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरी चीज बच्चों, यहाँ पे ये भी चीज ध्यान रखनी है कि जो आपका विद्युत क्षेत्र है और F है विद्युत बल, दोनों ही दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम का पालन करने चाहिए, तभी गाउस का नियम मान्य होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जब हम गाउस के नियम की उत्पत्ति करेंगे तब इस चीज को समझेंगे, ठीक है। मतलब गाउस के नियम, कूलाम के नियम में बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश का, दोनों के फॉर्मूले में देखो नीचे की तरफ r स्क्वायर आ रहा है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पड़ी, तब भी हमारे पास क्या आया? KQ/r स्क्वायर आया। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पड़ी तब भी हम विद्युत बल पड़ा तब भी हमारे पास में क्या आया था? KQ1Q2/r स्क्वायर। दोनों में ही दूरी का वर्ग का व्युत्क्रम आ रहा है नीचे की तरफ, है ना। चलो तीसरा पॉइंट, किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स का मान, से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स का मान, कुल विद्युत फ्लक्स का मान, कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ से परिबद्ध, उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, कुल आवेश, और कुल आवेश कितना है? समेशन Q पर निर्भर करता है, पर निर्भर करता है, ठीक है ना। कुल आवेश पर निर्भर करता है। तो इसमें हम पहला कैसे ले लेते हैं? यदि समेशन Q बराबर 0 हो तो बच्चों ध्यान रखना, आपका जो विद्युत फ्लक्स है उसका भी मान कितना आएगा? 0। अगर किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश 0 है, कुल आवेश 0 कब हो सकता है? जितना धनावेश उतना ही ऋणावेश, तो फ्लक्स का मान कितना रहेगा? 0 रहेगा। और इसका एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है जो नॉर्मल आपको याद रखना है, किसी बंद पृष्ठ में कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हो, कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हो, तो पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स बराबर कितना आएगा? 0 आएगा। समझ आएगा कैसे?
क्योंकि सर एक विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश 0 होता है, जितना धनात्मक आवेश उतना ही ऋणात्मक आवेश। विद्युत द्विध्रुव होता क्या था, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेशों से बना आवेश युग्म, और दोनों आवेश अल्प दूरी पे होते थे। इस निकाय को ही हम क्या कहते थे, विद्युत द्विध्रुव है। तो सर विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश 0 होता है, इसलिए उस पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स का मान भी क्या होगा, 0 होगा। इसी का दूसरा पॉइंट, यदि कोई आवेश उपस्थित नहीं हो, यदि कोई आवेश उपस्थित नहीं हो, तो भी बच्चों आपको ध्यान रखना है विद्युत फ्लक्स का मान कितना आएगा, 0। सर जब कोई आवेश नहीं है तो भी तो फ्लक्स 0 आएगा, कुल आवेश 0 है तो भी फ्लक्स 0, कोई आवेश नहीं है तो भी फ्लक्स 0। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए अपने यहाँ पे, 3 पॉइंट। चलो चौथे पॉइंट पे हम चलते हैं। चौथा पॉइंट अपना हो जाएगा गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स का मान, कुल विद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ के आकार एवं आकृति पर निर्भर नहीं करता। पृष्ठ के आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करता, आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मैंने कहा है कि ये आपके पास में एक गोला है और इसके केंद्र पे एक कैपिटल क्यू आवेश रखा है और इसकी त्रिज्या कितनी है, r है। तो यहाँ से जो हमारे पास में फ्लक्स है बच्चों वो कितना है, कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन है। ठीक है, जो भी मान दिया हुआ है 10-20 कूलम जो भी आ गया। अब इसकी त्रिज्या मैंने क्या कर दी, डबल कर दी। बच्चों एक बार ध्यान रखना, इस गोले की त्रिज्या क्या कर दी, डबल। यहाँ त्रिज्या हो गई मान लो डबल, और यहाँ कैपिटल Q आवेश रखा है इसके अंदर पे। तो बच्चों ध्यान रखना, यहाँ से अभी भी फ्लक्स का मान कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन ही आएगा। क्लियर है? तो आकार आकृति पे निर्भर नहीं करेगा, अपरिवर्तित रहता है। तो यहाँ पे अपने पास में फ्लक्स कैसा है, अपरिवर्तित। ठीक है ना, नियत रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। क्लियर यहाँ तक? फ्लक्स कैसे रहेगा, नियत रहेगा, उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, आकार आकृति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलो पॉइंट नंबर 5 की हम बात कर लेते हैं। गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध, निर्गत तो हम लिख ही नहीं सकते, निर्गत तो केवल धनात्मक आवेश के लिए होगा, ऋणात्मक आवेश भी हो सकता है। से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स का मान, कुल विद्युत फ्लक्स का मान माध्यम की उपस्थिति में निर्भर करता है, माध्यम की उपस्थिति पर भी निर्भर करता है, माध्यम की उपस्थिति पर भी निर्भर करता है। कैसे? निर्वात में अगर हम बात करें, निर्वात में, तो निर्वात में बच्चों ध्यान रखना, विद्युत फ्लक्स का मान किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से कितना हो जाएगा, उस पृष्ठ में टोटल आवेश कितना है और निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर माध्यम की बात करें हम, माध्यम की उपस्थिति में, तो माध्यम की उपस्थिति में क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर
समेशन क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आएगा। अब एप्सिलॉन नहीं आएगा। यहाँ एप्सिलॉन तो क्या है, माध्यम निर्वात की विद्युतशीलता, और यहाँ क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता। और माध्यम की विद्युतशीलता को हम इस तरह से भी लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। इसका मतलब ये हमारे पास में निर्वात में विद्युत फ्लक्स था, ये माध्यम में विद्युत फ्लक्स है। तो बताओ देखिए, माध्यम में विद्युत फ्लक्स कितना हुआ, निर्वात में विद्युत फ्लक्स बटे एप्सिलॉन आर, कम हो गया। और यहाँ एप्सिलॉन आर क्या है, उस माध्यम का परावर्तांक। तो यहाँ पे अपने पास में एप्सिलॉन तो क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता का मतलब समझाया था मैंने पहले, है ना, जब हमने गाउस का नियम पढ़ा था, सॉरी कूलाम का नियम पढ़ा था। और एप्सिलॉन आर क्या है, माध्यम का परावैद्युतकांक, माध्यम का परावैद्युतांक या उसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो बच्चों फ्लक्स भी घटता है, ध्यान रखना। तो यहाँ माध्यम में जो फ्लक्स है, यहाँ लिख देता हूँ मैं एम, वो आ जाएगा निर्वात में फ्लक्स बटे एप्सिलॉन आर। तो माध्यम में जो फ्लक्स है वो निर्वात में फ्लक्स, यहाँ निर्वात की उपस्थिति में फ्लक्स, निर्वात की उपस्थिति में फ्लक्स है। ठीक है बच्चों, निर्वात की उपस्थिति में फ्लक्स है ना, उसका 1/एप्सिलॉन गुना होता है। सिंपल चीज है, फ्लक्स घटा है, ध्यान रखना। विद्युत क्षेत्र भी घटता है, विद्युत बल भी घटता है, और आपका फ्लक्स भी घटता है माध्यम की उपस्थिति में। एक पॉइंट हो रहेगा, विभव भी घटेगा, लेकिन जब हम धारिता बढ़ेंगे तो धारिता बढ़ेगी। इस फिजिक्स में 5 ऐसे पॉइंट है जिनमें एक ऐसा पॉइंट है जो निर्वात की माध्यम की उपस्थिति में बढ़ेगा, और बाकी सभी निर्वात की उपस्थिति में घट रहे हैं। तो ये आपके गाउस के नियम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। एक पॉइंट और रह गया, उसको हम और कर लेते हैं, थोड़ा सा माइंड में आ रहा है। पॉइंट नंबर 6, 7 जो भी है आपका, मान लो बच्चों आपको क्या दिया हुआ है, क्यूब दिया हुआ है, घन दिया हुआ है, ठीक है, ये घन दिया हुआ है, और एक बिंदु आवेश है जो इस घन के केंद्र पे रखा हुआ है, यहां पे केंद्र पे रखा हुआ है क्यू आवेश। तो यहां बोला गया है कि इस घन से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, निर्गत फ्लक्स का मान। तो फाई कुल की बात करें हम, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, Q/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। आवेश कहां रखा हुआ है, केंद्र पर रखा हुआ, ठीक है ना, बीच में सेंटर में रखा हुआ है। प्रत्येक फ्लक्स से, यहां प्रत्येक फ्लक्स भी अपने को पूछता है एग्जाम में, प्रत्येक फ्लक्स से कितना हैगा। देखो बच्चों, ये जो कुल आवेश बीच में रखा हुआ है, इससे पूरी विद्युत बल रेखाएं निकलेगी, और 6 के 6 दिशाओं में बराबर निकलेगी। पहला फ्लक्स, दूसरा फ्लक्स, तीसरा फ्लक्स, चौथा फ्लक्स, पांचवा फ्लक्स, और पीछे के तो छठा फ्लक्स। एक कमरा होता है, कमरे में टोटल 6 दीवारें होती है, ठीक है, दाएं बाएं ऊपर नीचे लेफ्ट एंड राइट। तो उन 6 से यहां बीच में आवेश रखा हुआ है, विद्युत बल रेखा इधर भी जाएगी, ऊपर भी जाएगी, नीचे भी जाएगी, दाएं बाएं सब जगह जाएगी। तो एक फलक को कितनी विद्युत बल रेखाएं मिलेगी, एक चौथा, एक छठा भाग ही मिलेगा ना, उसका छठवां भाग मिलेगा। टोटल 6 भागों में बांट लो उसको। तो हमारे पास में प्रत्येक फ्लक्स से आवेश कितना हो जाएगा, 1/6 किसका, टोटल का। टोटल कितना था, Q/एप्सिलॉन नॉट। तो Q/6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। प्रत्येक फ्लक्स से फ्लक्स का मान कितना होगा, Q/एप्सिलॉन नॉट बाई 6। Q/एप्सिलॉन तो समझ में आ गया होगा गाउस के नियम से। सर एक आवेश Q है, ये हमारे पास में गाउसियन सरफेस हो गया, गाउसियन पृष्ठ हो गया मान लो। तो टोटल आवेश कितना है अंदर, Q है, तो Q/एप्सिलॉन आ गया। इसी तरह से दूसरा यहाँ पे केस, ये A केस है, B केस। B केस में यहाँ क्या बोल रहा हूं मैं, B केस में आवेश ना किसी एक फलक पे रखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ जो Q है ना वो कहाँ रखा हुआ है, घन के एक फलक पर, घन के
एक फलक पर रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले पूछा गया कि इस घन से टोटल कितना फ्लक्स निकलेगा, घन से, केवल घन से, फाई घन। बताओ बच्चों देख कितना निकलेगा। सर अगर हमें आवेश को हम अगर कैप्चर करें, दो पार्ट, कुछ पार्ट इधर निकल गया और बाकी पार्ट, तुम खुद सोचो दीवार के पास अगर कोई चीज होती है तो सर उस आवेश को अगर हम देखें, विद्युत बल रेखाएं कुछ इधर जा रही है, बाकी पीछे, आधा भाग बाहर जा रहा है। क्लियर है कि नहीं? अरे जब आवेश को हम देखेंगे तो सारी विद्युत बल रेखाएं जाती है। एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं बनवाई थी, आपको पता होगा। तो सर हमारे पास में बिंदु आवेश मान लो क्यू यहाँ रखा हुआ है, इसको हम गोले में से कैप्चर करते हैं तो घन हमारा इधर रह गया, इधर। तो आधी विद्युत बल रेखाएं तो बाहर की तरफ निकल गई, इधर बची कितनी, अंदर की तरफ आधी बची। तो सर घन से संबद्ध जो विद्युत फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, टोटल फ्लक्स तो सबको पता है Q अपॉन एप्सिलॉन होता है, लेकिन घन को कितना मिला, आधा हिस्सा। घन से केवल घन से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन। घन से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन। समझ में आ गया होगा। तो प्रत्येक फ्लक्स से कितना आएगा बच्चों, देखो बताओ, प्रत्येक फ्लक्स, यहां पे मैं लिख देता हूं फलक, प्रत्येक फ्लक्स से फ्लक्स का मान कितना होगा, सोच के बताओ। देखिए सर यहां आवेश रखा हुआ है, जिस दीवार पे रखा हुआ है, जिस फलक पे रखा हुआ है, उसके तो समांतर हो गई विद्युत बल रेखाएं। तो जब वे विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के समांतर होती है तो वहां पे फ्लक्स का मान हम कितना लेके चलते हैं, 0। इसका मतलब जो फ्लक्स आ रहा है ना पूरा का पूरा 5 फलकों को बराबर मिलेगा, इधर से, ऊपर से, सामने, दाएं और बाएं, मतलब बाहर की तरफ और अंदर की तरफ। 6 में से 5 दीवारें ऐसी होगी जहां से विद्युत बल रेखाएं उनको काटेगी। कमरा है, कमरे को समझ के आप अच्छी तरह समझो। एक दीवार पे आवेश को रख दिया, सर ऊपर की तरफ विद्युत बल रेखाएं जाएगी, सर नीचे की तरफ जाएगी, सर सामने वाली दीवार पे भी जाएगी, सर उधर वाली दीवार पे भी जाएगी, सर इधर वाली दीवार पे भी आएगी। और उस वाली दीवार के तो समांतर हो गई और आधा फ्लक्स तो बाहर गया, उसको तो भूल जाओ आप। जो है हमारे पास में, इसका 1/5वां भाग ही उस घन के अंदर से पास हो रहा है। मतलब इस टोटल का भी केवल 5 पृष्ठों से, ये टोटल था जो घन के अंदर से आ रहा था, बाकी बाहर गया। ये अब केवल कहां से पास होएगा, 5 फलकों से पास होएगा। एक फलक क्या तो समांतर हो गया, इसलिए प्रत्येक फलक से कितना हो जाएगा, 1/5। और ये कितना था, Q/2 एप्सिलॉन था घन से, तो Q/ कितना हो गया, 10 एप्सिलॉन। सर प्रत्येक फ्लक्स से भी हमने कैलकुलेट कर लिया। ऐसे घन के और केस भी बना सकते हैं हम, ऐसे घन से और भी केस बना सकते हैं। कोने पे रखा हो, किनारे पे रखा हो, चलो कोने और किनारे का भी बता देता हूं मैं यहाँ पे। C पॉइंट, कोने का और किनारे का भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, है ना। चलो देखो ये घन है, घन के किसी एक कोने पे रखा हुआ है। देखो कोना हम यहां ले लेते हैं, ये रहा कोना, ठीक है ना, सबको दिख रहा है यहाँ पे। चलो मैं नीचे वाले कोने पे ले लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ, इस जगह पे। जब आप बच्चों कोने पे लेते हो तो इसको कमरे को समझने की कोशिश करना। घन को, एक कमरे का जो कोना होता है, ठीक है ना, कोना टोटल कितने कोने होते हैं बताओ। देखिए 8 कोने होते हैं ना, 1 2 3 4 और 4 सामने, 8 कोने। तो एक कोने को पूरा कवर करना है बच्चों, ध्यान रखना, वहां कोने पे आवेश रखा हुआ है तो आपका जो फ्लक्स है ना चारों तरफ निकलेगा, कोने में भी आएगा। उस कोने को कवर करना है तो बताओ एक कमरे के चारों तरफ कितने कमरे बनाने पड़ेंगे कि वो कमरे का कोना पूरी तरह से ढक जाए। एक कमरे के पीछे कमरा बनाना पड़ेगा, उसके साइड में बनाना पड़ेगा और उसके उधर भी बनाना पड़ेगा। मतलब एक घन के चारों तरफ 4 घर तो सीधे सीधे बन गए, एक घर पीछे की तरफ, एक बगल में, एक उसके नीचे का लेवल हो गया। अब उसके ऊपर 4 और बनाने पड़ेंगे बच्चों, टोटल 8 कमरे बनाने पड़ेंगे, तब जाके आपका कोना कैप्चर होएगा। तो यहां से केवल 8वां भाग ही मिलेगा। तो घन से हमारे पास में कितना हो गया, Q/8 एप्सिलॉन नॉट, Q/8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो घन से टोटल फ्लक्स कितना आएगा अपने पास में, 8वां भाग मिलेगा। अब आप प्रत्येक फ्लक्स से कैलकुलेट करके बताओ मुझे, देखिए प्रत्येक फ्लक्स से कितना निकलेगा।
प्रत्येक फलक। 3 फलक तो ऐसे होंगे जहां से विद्युत रेखाएं समांतर निकल जाएगी, 3 फलक तो ऐसे रहेंगे जहां से विद्युत रेखाएं समांतर निकल जाएगी, 3 बचेगा तो Q/24 ε0। फिजिक्स को बेसिक से समझकर सीखने के लिए और क्लास 11-12 IIT JEE एंड नीट की प्रिपरेशन करने के लिए आज ही जुड़िए फोमा एजुकेशनल हब के साथ। स्कूलिंग, कॉलेज एंड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए फोमा एजुकेशनल हब का मोबाइल एप्लीकेशन।